इस लेक्चर में 25 फरवरी 2023 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। कुछ दिनों से मेरी तबीयत खराब थी जिसकी वजह से मैं लेक्चर नहीं बना पाया, लेकिन इस संडे तक हम सारे कंप्लीट कर लेंगे बचे हुए लेक्चर, और संडे के बाद मंडे से कंटिन्यूस करेंगे रेगुलर बेसिस पे। फर्स्ट टॉपिक है बोर ठेकरा। ये असमीज भाषा में एक शब्द है, वर्ड है। असमीज लैंग्वेज में इसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ और भी हो सकती है। मेनली आपको ये जानना है ये है क्या और कहाँ पे इसका यूज होना है। सिर्फ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए। ये एक मेडिसिनल प्लांट है, पौधा एक, इसमें फल लगता है। वो फल खाने के भी यूज होता है और मेडिसिनल पर्पज के लिए भी यूज होता है। बोर ठेकरा बोलते हैं इसे असमीज भाषा में, असमीज लैंग्वेज में। ट्रेडिशनली देखो इसे कच्चा नहीं खाया जाता था। ट्रेडिशनली यानी कि पारंपरिक तरीके से लोग, जो प्राचीन समय से लोग इसकी उगाते हैं यहाँ पे असम में, लेकिन इसे रॉ कंजम्पशन नहीं करते थे। ये अभी इसलिए न्यूज में है क्योंकि कुछ एक्सपर्ट ने स्टडी की और ये पाया गया कि इस फल का यूज है कि ये हार्ट डिसीज से प्रोटेक्ट कर सकता है। जो दिल की बीमारी होती है उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये फल। ये है देखो बोर ठेकरा जो आप देख रहे हो इमेज में, ये फल। इसका साइंटिफिक नाम है गार्सिनिया पेंडुनकुलाटा। ये नाम आप याद रख सकते हो क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स में सिर्फ ऐसे पूछ लेते हैं कि ये है क्या। ये नाम दे दीजिए आपको गार्सिनिया पेंडुनकुलाटा, तो आपको याद होना चाहिए एक फल है, फ्रूट है, प्लांट है। प्लांट भी बोल सकते हो और प्लांट के जो फल लगता है उसका नाम भी यही है। बोर ठेकरा इसका असमीज भाषा में नाम है। और ये एक एवरग्रीन ट्री है। एवरग्रीन ट्री का मतलब क्या होता है? सदाबहार पेड़। सदाबहार पेड़ कैसे होते हैं? देखो, एक होते हैं डेसीड्यूअस, डेसीड्यूअस ट्री, जिन्हें हिंदी में पर्णपाती या पतझड़ी पेड़ बोलते हैं। ये कैसे होते हैं पर्णपाती डेसीड्यूअस? देखो, एक पर्टिकुलर सीजन में इनके पत्ते झड़ते हैं। जैसे पतझड़ ऋतु के बारे में आपने सुना होगा। जब पतझड़ सीजन आता है उस टाइम पे इन पेड़ों के पत्ते गिरते हैं और फिर दोबारा से स्प्रिंग सीजन आता है, उसमें नए पत्ते आते हैं। लेकिन जो एवरग्रीन ट्री होते हैं इनका कोई पर्टिकुलर सीजन नहीं होता। इनके पत्ते झड़ते रहते हैं, आते रहते हैं, झड़ते रहते हैं, आते रहते हैं, पता नहीं चलता कब झड़े हैं कब आए हैं। ऐसा लगता है हमेशा इनके ये हरे भरे ही रहते हैं, उन्हें बोलते हैं एवरग्रीन ट्री। तो ये एवरग्रीन ट्री है। और जो पर्पल मैंगोस्टीन है उसके मोर फैमिलियर है, यानी कि इसी के तरह का है ये गार्सिनिया पेंडुनकुलाटा या बोर ठेकरा। ये एंडेमिक कहाँ कहाँ यानी कि मूल निवासी कहाँ का है ये ट्री? ये एक तो देखो साउथ ईस्टर्न एशिया में होता है। साउथ ईस्टर्न एशिया आप जानते हो कौन सा प्लेस को बोलते हैं? ये देखो, ये साउथ ईस्टर्न एशिया में आते हैं ये सारे कंट्रीज, ये सारे कंट्रीज। और बांग्लादेश में भी होता है और अपने इंडिया में तो होता ही है, असम में आसपास के रीजन में। इसे मेनली देखो सुखाया जाता है सन में, सूरज की रोशनी में कच्चे फल को सुखाया जाता है और फिर इसे खाने के पर्पज़ के लिए यूज किया जाता है और मेडिसिनल पर्पज़ के लिए। बहुत सारी थेरेपी की जाती है इस फल से। जैसे इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी इसमें प्रॉपर्टीज़ हैं, विशेषताएं हैं। डायबिटिक पेशेंट के लिए यूज किया जाता है ये। फंगल इन्फेक्शन के लिए एंटी फंगल इसमें प्रॉपर्टी हैं और बैक्टीरियल से लड़ने के लिए भी इसमें प्रॉपर्टी है। तो ये इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रख लो कि ये मेडिसिनल पर्पज़ के लिए यूज किया जाता है और थेरेपी के लिए यूज किया जाता है। इसमें यह भी पाया गया है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट का भी रिच सोर्स पाया जाता है इस फल में, एंटीऑक्सीडेंट का। और कहाँ कहाँ पे यूज होता है इसका? देखो, ट्रेडिशनली तो ये कच्चा नहीं खाया जाता था, लेकिन अभी इसे कच्चा भी खाया जाता है और पका के भी खाया जाता है ये फल असम में। और मेनली धूप में सुखा के इसको यूज में लिया जाता है, खाने के लिए भी बहुत डिलीशियस होता है ये। डेलिकेसीज का मतलब होता है बहुत स्वादिष्ट होता है। असमीज भाषा में बोला जाता है टेंगा दिया मैसोर जोल, इसका मतलब है असमीज सोर फिश करी। नेक्स्ट टॉपिक है सोशल स्टॉक एक्सचेंज। ये प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही और जीएस पेपर 3 मेंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। देखो, आप स्टॉक एक्सचेंज के बारे में तो जानते हो क्या होता है। जैसे आपको नाम भी याद होंगे, हमारे इंडिया में काफ़ी स्टॉक एक्सचेंज है। मेजरली जो है एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है जो बॉम्बे में ही है, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो दिल्ली में है। ये समझ लो एक मार्केट है ये। जैसे आप सब्जी मंडी जाते हो, वहाँ पे फल फ्रूट या सब्जियाँ खरीदते हो, इस तरह से ये भी एक तरह से मार्केट है, लेकिन यहाँ पे फल सब्जियाँ नहीं मिलती,
यहाँ पे क्या मिलते हैं, यहाँ पे बॉन्ड और शेयर मिलते हैं। पहले तो देखो ऑनलाइन सिस्टम जब नहीं हुआ करता था तो लोग जाते थे या डिफरेंट सिटी में एक ब्रोकर दलाल हुआ करते थे जिनके जरिए बॉन्ड और शेयर खरीदते थे, वो कनेक्टेड होते थे इन स्टॉक एक्सचेंज से। लेकिन आजकल तो ऑनलाइन सिस्टम हो गया, आपको पता है, घर बैठे बैठे आप मोबाइल से ही खरीद सकते हो, कंप्यूटर से खरीद सकते हो, इनकी ऐप पे जाके या फिर इनकी साइट पे जाके। तो जैसे ये स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ऐसे ही बनाया जा रहा है एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज। तो ये क्या है सोशल स्टॉक एक्सचेंज, और इसे या सेपरेट बनाया जा रहा है इन्हीं के अंदर। देखो जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है इसी के अंदर एक सेपरेट सेगमेंट बना दिया है, सेपरेट सेगमेंट, यानी कि इसी का ही एक तरह से पार्ट होगा। और सेबी ने अभी अप्रूवल दे दिया है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सेपरेट सेगमेंट की तरह सोशल स्टॉक एक्सचेंज को एस्टेब्लिश करने का, बनाने का। सेबी आप जानते हो क्या है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि इसको कानून के द्वारा बनाया गया था। पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया 1992 में, उससे पहले इसको बना दिया था 1988 में, लेकिन स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया 1992 में एक्ट पास करके, कानून पास करके। और ये जो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट हैं ये इनको रेगुलेट करती है, इनके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाती है, नियम बनाती है सेबी। तो इसने अप्रूवल दे दिया अभी सोशल स्टॉक एक्सचेंज को बनाने की। और देखो हमारे इंडिया का नोवेल आइडिया है, मतलब हमारे इंडिया से ही ये आइडिया निकल के आया है सोशल स्टॉक एक्सचेंज का। ये मेनली प्राइवेट या नॉन प्रॉफिट जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनके लिए है। ये कोई भी इसमें रजिस्टर कर सकता है, चाहे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, वो रजिस्टर करा सकते हैं सोशल स्टॉक एक्सचेंज में। रजिस्टर क्यों कराना है, क्योंकि रजिस्टर करा पाएंगे जब तो बॉन्ड शेयर जारी करेंगे, है कि नहीं, मार्केट में सोशल स्टॉक एक्सचेंज के जरिए, तभी वो पैसा उठा पाएंगे। तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज है जो, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का ही एक सेपरेट सेगमेंट होगा। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है। और दूसरी बात, क्या इसमें सारी प्राइवेट या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, क्या सारी रजिस्टर करा सकती हैं? कुछ लिमिट है, इसमें कुछ लिमिट है, वो लिमिट आपको याद रखनी है। चाहे कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तो जानते हो क्या होता है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो लाभ के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए काम ना करती हों, जितना वो कमा रही हैं वो सारा खर्च कर दिया सोसाइटी पे या उस ऑर्गेनाइजेशन को और आगे डेवलप करने के लिए, या जितने लोग उसमें काम करते हैं सारा प्रॉफिट उनमें बांट दिया, या सोसाइटी के लिए कुछ रोड बनवा दिया, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी करवा दी, इस तरह से काम करती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो सकती है, आप जानते हो, गवर्नमेंट कंपनी हो सकती है या फिर प्राइवेट कंपनी हो सकती है जो प्रॉफिट के लिए काम करती है अपना। तो कोई भी नॉन प्रॉफिट या प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो सोशल एंटरप्राइजेज है, यानी कि जिसकी इंटेंट सोशल है, यानी कि जो सोसाइटी को टारगेट कर रही है। और वो कौन से हैं, इसमें देखो ये है सोशल एक्टिविटी में। मान लो कोई कंपनी ऐसा काम कर रही है जिससे हंगर खत्म होगी, भूखमरी, गरीबी, पॉवर्टी खत्म होगी, माल न्यूट्रिशन, कुपोषणता खत्म होगी हमारे इंडिया से, इनइक्वालिटी, असमानता खत्म होगी, इस डायरेक्शन में काम कर रही है कोई कंपनी। या कोई हेल्थ केयर के लिए कोई कंपनी मान लो हॉस्पिटल खुलवा रही है, डिस्पेंसरी बनवा रही है, या एजुकेशन को सपोर्ट कर रही है, स्कूल कॉलेजेस बनवा रही है, एम्प्लॉयबिलिटी को सपोर्ट कर रही है, लाइवलीहुड को सपोर्ट कर रही है, जीवन यापन के लिए कोई नए नए साधन खोल रही है लोगों के लिए, या फिर वो इक्वलिटी ला रही है वुमेन के लिए, महिलाओं के लिए, या फिर LGBTQIA कम्युनिटीज़ के लिए ला रही है इक्वलिटी, इसके लिए काम कर रही है। ये तो आप जानते हो LGBTQIA, कई बार डिस्कस किया, आप जानते भी होंगे। L का मतलब लेस्बियन, ऐसी महिला जो महिला से ही प्रेम करती है, उससे शादी करना चाहती हो। G का मतलब गे, ऐसा पुरुष जो पुरुष से प्यार करता हो, प्रेम करता हो, उससे शादी भी करना चाहता हो, फिजिकल रिलेशनशिप भी हो उनके, जैसे गर्ल और बॉय के हों, तो उन दोनों पर्सन को ही गे बोलेंगे और दोनों महिलाओं को ही लेस्बियन बोलेंगे। B का मतलब बाइसेक्सुअल, जिनका इंटरेस्ट दोनों में हो, लड़का और लड़की में। T का मतलब ट्रांसजेंडर, यानी कि जो लड़का पैदा हुए थे अपना जेंडर चेंज करा लिया अब लड़की बन गए, या लड़की पैदा हुए थे अपना जेंडर चेंज करा लिया अब लड़का बन गए, उन्हें बोलेंगे ट्रांसजेंडर। या कई बार रेयरली ये टर्म जो हिजड़े होते हैं उनके लिए भी यूज की जाती है, ट्रांसजेंडर। Q का मतलब होता है क्वीर, क्वीर का मतलब होता है कि अभी तक क्वेश्चन है
इन्हें यही नहीं पता ये है क्या, लेकिन हाँ लड़का या लड़की नहीं है। आई का मतलब होता है इंटरचेंज और ए का मतलब होता है एसेक्सुअल। तो ये जो कम्युनिटीज़ हैं इनके अगेंस्ट जो डिस्क्रिमिनेशन होता है समाज में, उसको ख़त्म करने के लिए कोई मान लो अभियान चला रहा है, कोई ऐसा प्रोसेस कर रहा है सोसाइटी में, तो वो भी यहाँ पे रजिस्टर करा सकते हैं। और देखो मान लो किसी ने रजिस्टर करा लिया, किसी कंपनी ने, ए कंपनी ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज में, तो जो अब शेयर बॉन्ड जारी करेगी, शेयर बॉन्ड खरीदेंगे आम लोग, मान लो आप हम जैसे लोगों ने इसका शेयर खरीद लिया। अब ये जो पैसा इसके पास जाएगा, मान लो हमने 1000 रुपये का शेयर खरीदा, 1000 रुपये गए ए कंपनी के पास, हमारे पास शेयर आ गया। अब ये कंपनी लगा रही है स्कूल खोलने में, एजुकेशन को डेवलप करने में, इंस्टीट्यूट खोलने में, या कोई हेल्थ केयर सिस्टम को डेवलप करने में। अब इसको जो प्रॉफिट हो रहा है, मान लो 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो हमें भी शेयर पे 10% का प्रॉफिट मिल जाएगा। तो इस तरह से ये काम करेंगी। अच्छा, मेनली कौन कौन खुलवा सकता है ये तो आपने याद रख लिया, लेकिन मेजर आपको ये रखना है कि कौन कौन सोशल स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर नहीं कर सकता, तो ये आपको याद होना चाहिए। इसमें देखो, कॉरपोरेट फाउंडेशन, पॉलिटिकल या कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, धार्मिक संस्था कोई एक्टिविटी करती है धार्मिक, या प्रोफेशनल या ट्रेड एसोसिएशन है कोई, या इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज है, कोई ऐसी कंपनी है रोड बनाती है, रेलवे बनाती है, पोर्ट बनाती है, या कोई हाउसिंग कंपनी है जो घर बनाती है, बिल्डर वगैरह जो होते हैं वो। लेकिन हाँ, अगर कोई अफोर्डेबल हाउसिंग बना रहा है, मतलब गरीब लोगों के लिए घर बना रहा है और सस्ते दामों में घर दे रहा है, वो इसमें रजिस्टर करा सकते हैं सोशल स्टॉक एक्सचेंज में, वरना बाकी की हाउसिंग कंपनी रजिस्टर नहीं करा सकती। तो इतने सारे ये जो है ऑर्गेनाइजेशन, ये अपने आप रजिस्टर नहीं करा सकते सोशल स्टॉक एक्सचेंज में, ये आपको याद रखना है। सोशल एंटरप्राइजेज की तरह नहीं करा सकते। सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग मिनिमम इशू साइज 1 करोड़ का है इसमें, और मिनिमम एप्लीकेशन साइज के लिए सब्सक्रिप्शन जो प्राइस है वो 2 लाख रुपीज़ है करंटली, अभी जो है। आगे देखो सेबी इसमें चेंज भी कर सकती है, तो इतना आपको याद रखना है इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है कनक रेले। ये एक महिला है कनक रेले, ये अभी कुछ रिसेंटली यानी कि इनकी डेथ हो गई है, इसलिए न्यूज में थी। ये क्लासिकल डांसर थी, क्लासिकल डांस क्या करती थी, मोहिनी अट्टम। क्लासिकल डांस के बारे में तो आप जानते हो क्या होते हैं क्लासिकल डांस, जो एंशियंट टाइम से चले आ रहे हैं, जिनकी कुछ लीगेसी है, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, उनको गवर्नमेंट क्लासिकल डांस की कैटेगरी में डालती है। अभी हमारे इंडिया में जो है वो मेनली 8 क्लासिकल डांस है। क्लासिकल डांस, फोक डांस अलग होते हैं। देखो फोक डांस क्या होते हैं, जिन्हें लोक नृत्य बोलते हैं हिंदी में, लोक नृत्य, यानी कि जो लोकल लेवल पे परफॉर्म किए जाते हैं। जैसे हर एक स्टेट में अलग अलग उनका डांस है, रीजनल। जैसे शादी होती हैं, ब्याह शादी होती है, शादियों में गाए जाते हैं गीत, गाए जाते हैं लोगों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा डांस किया जाता है। तो वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से किया जाता है, तो वो होते हैं उनके लोक नृत्य, यानी कि लोकल लेवल पे परफॉर्म किए जाते हैं, वो आते हैं फोक डांस में। क्लासिकल डांस में अलग आते हैं, जिनकी कोई लीगेसी होती है, एंशियंट टाइम में परफॉर्म किए जा रहे हैं, एंशियंट टाइम से, राजा महाराजाओं के टाइम से। इसका क्राइटेरिया होता है जिसके बेस्ड पे गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि किस डांस को इस कैटेगरी में डालना है। अभी देखो टोटल 8 क्लासिकल डांस हैं, याद रख सकते हो आप। मोहिनी अट्टम है, भरतनाट्यम है, ये कहाँ के, तमिलनाडु के। एक है आपका कथक कली, ये कहाँ का, केरल का। एक है कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी ये कहाँ का, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। एक है उड़ीसी, उड़ीसी तो आप समझ गए होंगे, उड़ीसा से। एक है कथक, ये है यूपी से। देखो कथक कली केरल से और कथक है यूपी से, ये याद रखना है। एक है आपका सतरिया डांस, सतरिया डांस आपका असम में परफॉर्म होता है, वेस्ट बंगाल में भी परफॉर्म होता है। एक है मणिपुरी, मणिपुरी जैसा इसके नाम में आ रहा है, मणिपुर में ये परफॉर्म होता है, मणिपुर का क्लासिकल डांस है। हम पढ़ रहे थे कनक रेले के बारे में। कनक रेले क्लासिकल डांस थी, क्लासिकल डांसर थी, मोहिनी अट्टम परफॉर्म करती थी, और इन्होंने अपना अहम रोल निभाया था कथक कली को प्रमोट करने में भी। 1977 में ये पहली महिला बनी हमारे इंडिया में जिन्होंने पीएचडी की डांस में पीएचडी की। 1977 में ये पहली थी, फर्स्ट थी इंडिया में जिन्होंने डांस में पीएचडी की है। इन्हें पहला गुरु गोपीनाथ नेशनल पुरस्कार भी दिया गया गवर्नमेंट ऑफ केरला के द्वारा, और भी कई सारे पुरस्कार इन्हें मिले।
इतना जानने की ज़रूरत नहीं है इन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिले, अवार्ड मिले। जानते हैं इनके बारे में, जो कनक रेले जी हैं और मोहिनी अट्टम जो ये डांस परफॉर्म करती थी, उनकी डिटेल के बारे में जानेंगे, उस डांस की डिटेल। तो ये कनक रेले आप देख सकते हो इमेज में ये है, और जो मोहिनी अट्टम जो करती थी ये डांस, इस तरह की अटायर पहनी जाती है, यानी कि कपड़े इस तरह के पहने जाते हैं, ड्रेस। उसमें 1937 में इनका जन्म होता है, 2023 में इनकी डेथ हो जाती है। इंडियन डांसर, कोरियोग्राफर, अकेडमिशियन के रूप में ये जानी जाती थी, और मोहिनी अट्टम की बहुत ही एक्सपोनेंट डांसर थी, बहुत ही प्रसिद्ध, एक्सपोनेंट का मतलब फेमस, प्रसिद्ध डांसर थी। ये देखो मोहिनी जो अट्टम डांस है, मोहिनी का मतलब होता है लॉर्ड विष्णु, यानी कि जब ये डांस परफॉर्म किया जाता है ना, भगवान विष्णु की जो थीम है वो दिखाई जाती है, स्टोरी बताई जाती है, डांस करते करते दिखाई जाती है डांस परफॉर्मेंस के जरिए। ये मोस्टली वुमन के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, महिला के द्वारा, और सोलो परफॉर्म करती है। सोलो का मतलब अकेले, याद रखना है, महिला परफॉर्म करती है और अकेले परफॉर्म करती है मोस्टली, यानी कि ऐसा नहीं है सिर्फ अकेले महिला ही करेगी, और 2-3 महिलाएं भी हो सकती हैं, लेकिन महिला परफॉर्म करती है मोहिनी अट्टम को। इसमें मेनली फुटवर्क ज़्यादा किया जाता है और ब्यूटी और ग्रेस पे ध्यान दिया जाता है। और इसमें जो साड़ी पहनी जाती है उसका नाम है कसावू साड़ी, गोल्ड ब्रोकेड होता है इसमें, घुंघरू पहने जाते हैं पैर में, और ये गोल्डन बॉर्डर जो दिखाई दे रहा है आपको इसमें रेड के ऊपर, इस तरह का गोल्डन बॉर्डर भी होता है इसमें। देखो संगीत नाटक अकेडमी ने अभी तक 8 क्लासिकल डांस रिकॉग्नाइज किए हैं, जो हमने ऊपर डिस्कस किए हैं। ये 8 के 8 डांस हैं जो संगीत नाटक अकेडमी ने रिकॉग्नाइज किए हैं। संगीत नाटक अकेडमी कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। न्यू दिल्ली में भी देखें तो मंडी हाउस में है पर्टिकुलर। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रल साइटेशन सिस्टम। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और मेंस जीएस पेपर 2 के लिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अभी अनाउंस किया है कि सुप्रीम कोर्ट न्यूट्रल साइटेशन सिस्टम अडॉप्ट करेगा अपने जजमेंट के लिए। तो पहले जानते हैं कि ये साइटेशन का मतलब क्या होता है, फिर जानेंगे न्यूट्रल साइटेशन का मतलब क्या है। साइटेशन का मतलब है, मान लो कोई केस आया सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में, तो उसको एक टैग देते हैं, आइडेंटिफिकेशन टैग। उसमें क्या होता है, उसमें जजमेंट किस साल में दिया है, ईयर होता है, उसमें नाम होता है किस कोर्ट ने दिया, कोर्ट का नाम, और उसमें रेफरेंस नंबर होता है। जैसे मान लो केशवानंद भारती केस की नाम की बात करें, इसका साइटेशन क्या है, आइडेंटिफिकेशन टैग। इसमें AIR 1973 SC 1461, देखो ये इसका रेफरेंस नंबर है 1461। किस कोर्ट ने दिया, लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट। कौन से ईयर में लिखा हुआ है, 1973 में। तो ये सब लिखा होता है साइटेशन में। तो न्यूट्रल साइटेशन का क्या मतलब होता है? न्यूट्रल साइटेशन का मतलब होता है कि जो कोर्ट है वो अपना खुद का साइटेशन यानी कि आइडेंटिफिकेशन टैग देगा। एक तो टैग देता है लॉ रिपोर्टर होते हैं ना, जो लॉ यानी कि लॉ रिपोर्टर, वो देते हैं अपना साइटेशन, लेकिन उसको अपना अडॉप्ट नहीं करेंगे अब कोर्ट, अपना अलग से न्यूट्रल देंगे। क्योंकि लॉ रिपोर्टर जो होते हैं वो पीरियोडिकल या एनुअल ये डाइजेस्ट होते हैं जो पब्लिश करते हैं जजमेंट को, लेकिन ये क्या है, इस तरह से साइटेशन देते हैं जिसकी वजह से जो लॉयर होते हैं, वकील होते हैं, उनको एक्सेसिबिलिटी मिल सके। मान लो किसी केस पे रिसर्च करते हैं कोई वकील वगैरह, लॉयर, तो उसकी फैमिलियरिटी के लिए, उसकी मतलब सुविधा के लिए वो इस तरह से साइटेशन देते हैं। लेकिन इसके अलावा कोर्ट अपना न्यूट्रल साइटेशन अडॉप्ट करेंगे अब। तो ये है न्यूट्रल साइटेशन, अपना अलग से आइडेंटिफिकेशन टैग। ये इससे पहले देखो दिल्ली हाई कोर्ट, केरल हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट भी इसको अडॉप्ट कर चुका है न्यूट्रल साइटेशन को, क्योंकि जो लॉ रिपोर्टर देते हैं आइडेंटिफिकेशन टैग किसी केस के बारे में, उससे अलग अपना न्यूट्रल साइटेशन ये अडॉप्ट कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक है MOU बिटवीन IFC IOR एंड RCOC। MOU का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि एक एग्रीमेंट। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 2 और 3 के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये देखो अभी एग्रीमेंट साइन हुआ IFC IOR के बीच में और RCOC के बीच में। RCOC का मतलब है रीजनल कोऑर्डिनेशन ऑपरेशन सेंटर है, ये सिसिली में है। सिसिली एक देश है, कंट्री है, इंडियन ओशन में आता है। ये आप देख रहे हो मैप, और यहाँ पे देखो ये है सिसिली, इंडियन ओशन में। तो सिसिली का ये रीजनल सेंटर है और ये अपने इंडिया का है IFC IOR। तो पहले हम जानेंगे IFC IOR क्या है और जो एग्रीमेंट हुआ है इसका क्या मतलब है, किस लिए हुआ है। ये देखो मैरीटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए काम करेंगे, कोऑपरेशन करेंगे दोनों सेंटर।
मैरी टाइम जहाँ भी वर्ड आ जाए समझ लो ओशियन, समुद्र की बात हो रही है, समुद्र में सेफ्टी, सिक्योरिटी, सुरक्षा की बात हो रही है। तो आप ऑब्जेक्टिव जान गए। अब जानते हैं ये IFC IUR क्या है। ये देखो एक सेंटर है, इंस्टीट्यूट है, ये समझ लो। इसे कौन होस्ट करता है? इसे चलाता है हमारा इंडियन नेवी, नौसेना, भारतीय नौसेना चलाती है। 2018 में बनाया गया था ये। कहाँ पे बना हुआ है ये सेंटर? गुरुग्राम, हरियाणा की जो डिस्ट्रिक्ट है जिसका पहले नाम गुड़गांव हुआ करता था, गुरुग्राम अब नाम है, यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। और ये कोलैबोरेट करेंगे दोनों। रीजनल सेंटर है जो हमारा ये IFC, इंडियन फ्यूजन सेंटर, इंडियन ओशियन रीजन, इसका फुल फॉर्म है IFC IUR का। ये कोलैबोरेट करेंगे मैरीटाइम सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए रीजनल सेंटर के साथ भी। और इंडिया का जो विजन है सागर विजन, सागर का मतलब है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। देखो ये इंडिया ने लॉन्च किया था ताकि इंडियन ओशन के जो कंट्रीज हैं आसपास के, इन सब के लिए सिक्योरिटी हो और इनकी ग्रोथ हो आगे ट्रेड में, और इनको कोई परेशानी ना आए, यहाँ पे कोई पायरेसी ना करे, यहाँ पे ट्रेड को ना रोके, घुसपैठिया ना घुसे, इलीगल ट्रेड ना करे कोई, यहाँ पे सिक्योरिटी रखनी है सागर इनिशिएटिव के जरिए। तो इस सागर इनिशिएटिव और रीजनल सेंटर है जो सिसली का और अपना जो IFC IUR, ये कोलैबोरेट करेंगे, कॉपरेशन करेंगे इसके जरिए, इस एग्रीमेंट के जरिए। तो इन पार्टनर नेशन है जो इसमें, उनके जो ये ऑफिसर हैं, इंटरनेशनल लियाजन ऑफिसर बोलते हैं, जो आपस में इनकी सहमति कराते हैं, सिनर्जी कराते हैं सेंटर की, वो कोरिलेट करेंगे एक दूसरे से, इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए। इसमें देखो और भी कई सारे रीजनल सेंटर हैं। इंडियन ओशन कमीशन इसको इम्प्लीमेंट करता है और सपोर्ट करता है। रीजनल मैरीटाइम इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर है एक, आपका RCOC है जो सिसली का है। एक नेशनल सेंटर है 7 सिग्नेटरी कंट्रीज के, कोमोरोज, ये सब इंडियन ओशन में कंट्रीज हैं। इंडियन ओशन से इनका बॉर्डर लगता है या इंडियन ओशन में है। कोमोरोज, जिबोती, फ्रांस, केनिया, मेडागास्कर, मॉरिशस, सिसली। आप सोच रहे होंगे ये फ्रांस कहाँ पे है इंडियन ओशन में? ये तो यूरोपियन नेशन है। देखो यहाँ पे एक टेरिटरी है फ्रांस की, ये जो देख रहे हो आप, यहाँ पे कोमोरोज है, सिसली है, ये मॉरिशस है, ये रियूनियन, देखो ये आइलैंड है, ये है फ्रांस का, FR लिखा है ना ब्रैकेट में, ये फ्रांस की टेरिटरी है। तो फ्रांस इंडियन ओशन में भी प्रेजेंट है। तो इनके जो नेशनल सेंटर हैं वो भी आपस में कोऑपरेट करेंगे यहाँ पे मैरीटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर। प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और GS पेपर 2 के लिए भी। इंडिया और UAE ने ये एक नया कॉरिडोर बनाया है, वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर। वर्चुअल का मतलब आप जानते हो आभासी, यानी कि रियल में कोई ऐसी चीज़ है नहीं, फिजिकली आपके सामने दिखाई नहीं दे रही, लेकिन हाँ आभासी है, आप फील कर सकते हो है ऐसी कोई चीज़, तो वर्चुअल, आभासी। तो क्या है ये? ऐसा फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, तो ऑनलाइन कॉरिडोर बनाए जाएंगे। देखो अगर ट्रेड कॉरिडोर की बात करें, जैसे यहाँ पे बना दिया एक, ये कोई ज़मीन है, यहाँ पे ट्रेड कॉरिडोर, यहाँ पे अच्छे रोड होंगे, अच्छी कनेक्टिविटी होगी, फैसिलिटी होंगी, बैंक होंगे अच्छे, और कंपनी को जो रॉ मटेरियल चाहिए वो उपलब्ध कराया जाएगा, या कोई मान लो क्लियरेंस के लिए चाहिए, यहाँ पे जल्दी से गवर्नमेंट से क्लियरेंस चाहिए तो ऑफिस बनाए जाएंगे गवर्नमेंट के। तो इस तरह से कॉरिडोर बना दिए जाते हैं, ट्रेड कॉरिडोर। इस तरह ही ऑनलाइन बना दिए जाएंगे, यानी कि जिसको परमिशन लेनी है ऑनलाइन करो अप्लाई, तुरंत परमिशन मिल जाएगी। यानी कि ये किसके बीच में हो रहा है? इंडिया और UAE के बीच में। तो इसका मतलब ये है इंडिया और UAE के बीच में आसानी से ट्रेड हो सके, व्यापार हो सके, जल्दी से क्लियरेंस मिल सके। क्लियरेंस का मतलब अनुमति मिल सके, कि कोई मान लो कस्टम जो ऑफिसर होते हैं उनसे परमिशन लेने में टाइम लगता है, लेकिन ऑनलाइन ऐसा सिस्टम होगा, वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर, ऑनलाइन सारा का सारा जल्दी से क्लियरेंस मिल जाएगा और ट्रेड आसानी से हो सकेगी। तो मेन मकसद इसका यही है कि जो कार्गो मूवमेंट है, यानी कि जो सामान क्रॉस बॉर्डर होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, वो आसानी से हो सके, इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन सारी मिल सके, और क्लियरेंस गुड्स के पहुंचने से पहले ही, जो सामान आ रहा है एक दूसरी कंट्री में, वो पहले ही प्री क्लियरेंस मिल सके, पहले से पहले ऑनलाइन परमिशन ले ली कि हाँ भैया कोई रोकने की जरूरत नहीं है, माल जाने दो। तो वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर क्या होते हैं? जैसा हमने ऊपर समझे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो फास्टर, मोर एफिशिएंट कस्टम क्लियरेंस अवेलेबल कराते हैं, जिसकी वजह से दो कंट्रीज के बीच में इंटरनेशनल ट्रेड आसान हो जाती है। इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, इंपॉर्टेंस? देखो UAE और इंडिया के बीच में आसानी से ट्रेड हो सकेगी, और जो बायलैटरल कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है 2022 में इंडिया UAE के बीच में, इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को आगे बढ़ाया जा सकेगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब होता है इसमें देखो कुछ ऐसी वस्तुएं सेवाएं रख दी जाती हैं जिनमें कोई ड्यूटी नहीं लगती,
कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है, जो टैक्स लगता है एक दूसरी कंट्री में आने जाने पे सामान का, वो टैक्स नहीं लगता। कुछ गुड्स पे आइडेंटिफाई कर दी जाती है कि इन इन गुड्स पे नहीं लगेगा टैक्स वगैरह। ये जो एग्रीमेंट है वर्चुअल ट्रेड एग्रीमेंट, इसमें देखो 90% इंडियन एक्सपोर्ट ऐसा है जिसमें ड्यूटीज हैं जो वो ख़त्म कर दी जाएंगी, जैसे जेम्स, ज्वेलरी, टेक्सटाइल, लेदर, इंजीनियरिंग गुड्स इंडिया एक्सपोर्ट करता है यूएई में, इनसे जो ड्यूटी लगती है यानी कि कर लगता है, टैक्स लगता है, वो हटा दिया जाएगा यूएई के द्वारा। आगे जो नॉन ऑयल ट्रेड होती है इंडिया और यूएई के बीच में, तेल के अलावा कुछ और खरीदते हैं हम यूएई से या यूएई हमसे खरीदता है, उस ट्रेड को अगले 5 साल में $100 बिलियन तक पहुंचाया जाएगा, ये इसका टारगेट है। और जो क्लियरेंस में यानी कि जब बायलैटरल ट्रेड की जाती है उसमें जो समय लगता है वो समय भी कम होगा, कॉस्ट लगती है वो कॉस्ट भी कम होगी, टाइम और कॉस्ट कम होगी। नेक्स्ट टॉपिक है फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड एटीएस सिस्टम। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बस इतना याद रखना है एटीएस सिस्टम है क्या। देखो ट्रेन को कंट्रोल करने के लिए, सुपरविजन करने के लिए ये इंडिया का पहला इंडिजिनस सिस्टम है। तो बस इतना याद रखना एटीएस क्या है, ट्रेन को कंट्रोल करने के लिए। जो एक्सीडेंट हो जाते हैं ना, रुकती नहीं है ट्रेन, कभी कभी पटरी से उतर जाती है, तो उसका सुपरविजन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ये एटीएस सिस्टम है। और इंडिया इसे लॉन्च करने के बाद 6th कंट्री बन गया पूरे वर्ल्ड में जिनके पास ये एटीएस सिस्टम है। जो IATS है, इंडिजीनस ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविजन सिस्टम, ये देखो पहली बार इंडिया में DMRC ने लॉन्च किया था पहली बार। DMRC आप जानते हो, दिल्ली जो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है उसने पहला फर्स्ट कॉरिडोर में ये लॉन्च किया था ये सिस्टम। अभी ट्रेन सिस्टम के लिए लॉन्च किया, हमारा जो ट्रेन होती है ये CBTC का पार्ट है, यानी कि कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल सिग्नलिंग सिस्टम का पार्ट है और कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है। ये ट्रेन के ऑपरेशन को मैनेज करेगा, ट्रेन को चलाएगा और ट्रेन को रोक भी सकता है, हाल्ट भी कर सकता है ये सिस्टम, यानी कि कंट्रोल करेगा ट्रेन को। नेक्स्ट टॉपिक है जयपुर डिक्लेरेशन, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है मेनली। इतना याद रखना है किसने लॉन्च किए, किसने ऑर्गेनाइज किए ये जयपुर डिक्लेरेशन, और क्या इसका काम है, ऑब्जेक्टिव क्या है, टारगेट क्या है। देखो अभी 18वीं मीटिंग हुई है UIC वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस के नाम से। किसने कंडक्ट कराई है, ऑर्गेनाइज किसने कराई है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो RPF होती है, रेलवे की फोर्स जो होती है RPF उसने, और इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे, इस दोनों ने मिलकर कराया है इसको। यह अभी हुई है 23-24 तारीख में। अभी हम 25 तारीख के इसमें करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, बाकी के बचे हुए हम पढ़ लेंगे, संडे तक कंप्लीट कर लेंगे। 1-2 लेक्चर और आज आ जाएंगे शायद, या कल आ जाएंगे, संडे तक मतलब कंप्लीट हो जाएगा इस हफ्ते तक। जयपुर डिक्लेरेशन जयपुर में हुई है, राजस्थान में, जो जयपुर कैपिटल है राजस्थान की। जयपुर डिक्लेरेशन में रेलवे ऑर्गेनाइजेशन की सहायता के लिए इसमें कुछ एक्शन लिए गए हैं ताकि रेलवे की सेफ्टी सिक्योरिटी इंश्योर की जा सके लॉन्ग टर्म बेसिस पे। इसमें यूनिक वर्क क्या है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का। देखो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हैं, ऑपरेशन हैं जो चलाए गए हैं, वो आप याद रख सकते हो। ये इतना ही था जयपुर डिक्लेरेशन में कि जयपुर डिक्लेरेशन रेलवे की सिक्योरिटी के लिए एक सिस्टम, मतलब डिक्लेरेशन है, घोषणा पत्र है कि रेलवे की सिक्योरिटी और कैसे इंश्योर की जाए। किसने लॉन्च किया वो हमने जान लिया, RPF ने और इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे ने। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे क्या है इसके बारे में हम जानेंगे, पहले जान लेते हैं RPF जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है इसके और क्या क्या ऑपरेशन है। एक है ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, ये जो बच्चे खो जाते हैं, बच्चों को रेस्क्यू करने के लिए ट्रेन में बच्चे को बचाने के लिए चलाया गया था रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा। एक है ऑपरेशन आहत। ऑपरेशन आहत महिलाओं और बच्चों की जो ट्रैफिकिंग होती है, ट्रैफिकिंग का मतलब खरीदना बेचना, खरीदे बेचे जाते हैं वस्तु की तरह, गुड्स के तरह, महिला और बच्चों को, उनको बचाने के लिए ये चलाया गया था ऑपरेशन आहत। एक देखो बचपन बचाओ आंदोलन, एक ऑर्गेनाइजेशन है, NGO है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, उसने अभियान भी चला रखा है बचपन बचाओ आंदोलन, बच्चों को बचाने के लिए। तो इसके साथ RPF ने कोलैबोरेट किया और RPF ने जो बच्चों की ट्रैफिकिंग होती है उसमें बचाने के लिए पिछले 2 साल से सहायता की है इस बचपन बचाओ आंदोलन की। मेजर जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पे लोगों को सेंसिटाइज किया चाइल्ड ट्रैफिकिंग के इशू के लिए RPF ने, कि बच्चों का जो खरीदना बेचना लोगों के द्वारा किया जाता है इलीगली, अवैध तरीके से, उसको रोका जाए। जो UIC है इंटरनेशनल यूनियन फॉर रेलवे, ये देखो 1922 में बनाई गई थी और इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है।
ये जो रिसर्च डेवलपमेंट या प्रमोशन होती है रेल ट्रांसपोर्ट के लिए, उसको ये एसोसिएशन रिप्रेजेंट करती है। अगर आरपीएफ की बात करें, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ये 1957 में बनाई गई थी, 1957 में। ये प्राइम सिक्योरिटी एंड लॉ इन्फोर्समेंट ऑर्गेनाइजेशन है हमारी इंडियन रेलवे की, यानी कि रेलवे के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। जो रेलवे में अगर आपने यात्रा की हो कभी, वहाँ पे जो फोर्स होती है, पुलिस वाले जो लगते हैं जो आपको, वो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, आरपीएफ है, जो उसमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। रेलवे की जितनी भी प्रॉपर्टी है या पैसेंजर है या पैसेंजर जोन है, कहीं पे भी प्लेटफॉर्म पे या कहीं पे भी, ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है आरपीएफ। तो यही टॉपिक थे आज के, मतलब 25 तारीख के। अगले लेक्चर में हम 26-27 के करेंगे, 2 दिन के, फिर 28 के करेंगे फरवरी के, फिर 1-2 मार्च, फिर 3 के, यानी कि इस हफ्ते तक हम कंप्लीट कर लेंगे।